हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 25 ऑफ दिसंबर है एंड करंटली का एपिसोड तो है ही। आज से मैं एथिक्स स्टार्ट करूंगा। एथिक्स स्टार्ट इस तरीके से करूंगा कि आप लोगों के लिए कंटेंट भी प्रिपेयर कराऊंगा। कैसे? तो होमवर्क दूंगा। पहले तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं और क्या क्या आपको एथिक्स में करना चाहिए। बस आंसर राइटिंग ही नहीं होगी, इसके अलावा कंटेंट भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आपके लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, 4 द हिंदू से एंड एक इंडियन एक्सप्रेस से। पर इसके अलावा आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 25 दिसंबर, आप सबको पता है। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जो क्रिश्चियंस हैं स्पेशली उनके लिए जीसस क्राइस्ट की लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो एथिकल टर्म्स में उस उनके एग्जाम्पल्स मैंने यूज़ किए हैं फॉरगिवनेस के लिए, होप के लिए। ठीक है। आज उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सिमिलरली दो भारत रत्न जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय, इनका भी आज जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड एक प्रॉपर स्टेट्समैन होता है, एक क्लास एक्ट कह सकते हो टू बी प्रिसाइज। एंड किस तरीके से राजनीति की जाती है प्रिंसिपल्स से, मतलब अपने प्रिंसिपल से ना हटकर, सिटिंग इन द पोजीशन फॉर मोर देन 40 ईयर्स। एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि नेहरूवियन जो है ना, लास्ट नेहरूवियन वो थे। एंड नेहरू वाज द लास्ट गांधीयन, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैंने थोड़ा बहुत अपनी जो थॉट प्रोसेस पॉलिटिक्स को लेकर समझ पाया हूँ उस तरीके से। मे बी आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकता है बिटवीन नेहरू एंड अटल, बट जो नेहरूवियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था उसके वो लास्ट लीडर थे मेरे हिसाब से। एंड मदन मोहन मालवीय ऑब्वियसली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक फ्रीडम फाइटर। ठीक है। तो उनकी भी जन्मदिन बहुत खास है, खास करके जो एजुकेशन इंडिया में हायर एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया गया। ठीक है। तो उनमें उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो टोटल 5 आर्टिकल्स आपके सामने है। 5 आर्टिकल्स हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कुछ कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से। पर इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स। एथिक्स के लिए कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। आपको पता है एथिक्स में 2 सेक्शन होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। 130 नंबर का पहला होता है जो थेरी पार्ट होता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज केस स्टडी वाला। वो होता है 120। 6 केस स्टडी आते हैं, जो कि हर केस स्टडी आपको 20 नंबर का होता है। और ये केस स्टडी तभी बनेगा, तभी आप इसको डील कर पाओगे जब आपकी थ्योरी पार्ट स्ट्रांग रहेगी। मतलब कि जो कोर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उस पर आपका कमांड होगा विथ गुड एग्जाम्पल्स। आई जस्ट वांट टू से कि एग्जाम्पल्स की बस बात की जाए तो 13 क्वेश्चन है थ्योरी में। हर आजकल इस तरह से आंसर राइटिंग की जा रही है कि हर क्वेश्चन में, हर आंसर में 5 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे दिखाने पड़ते हैं। मतलब स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है। ठीक है। तो 13×5 65 एग्जाम्पल्स आपको यहीं देने पड़ेंगे, अच्छे बुरे जैसे भी हो। ठीक है। और इसको बेटर वे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा केस स्टडी भी 6 होते हैं, यहाँ भी आप 5 एग्जाम्पल्स अगर मान लो तो 65 एंड 30, मतलब 90 to 95 आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, रेडीमेड चाहिए। और जितना वो करंट ओरिएंटेड होगा, जितना वो न्यू होगा, यूनिक होगा, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं आपको उसी दिशा में काम करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले एथिक्स में क्या है कि आपको सिलेबस के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए। आपको पता है बहुत सारे टॉपर्स अपने नोट्स शेयर करते हैं, आप लोगों ने बना लिया होगा। मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम कॉन्कर, एंड मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वो नोट्स प्रिपेयर हो गया होगा सिलेबस के कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आपको पता है कि एथिक्स में क्या है कि कंटेंट ज़्यादा आपके पास नहीं होता है। आप एनालिटिकल तरीके से सोचते हो और आंसर फ्रेम करते हो। जिस तरह से जीएस 1 2 3 में होता है ना, तो कंटेंट बहुत होता है, ओवरलोडेड होता है। बट एथिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट पूछ दिया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो वो भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। और अगर एथिक्स अच्छा होता है, उसमें अच्छे एग्जाम्पल्स जनरेट करना सीख जाते हो, तो साथ साथ आपका ऐसे भी आजकल जिस तरह से फ्रेम हो रहा है, ओनली मेनली फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, वो भी बेटर हो जाएगा। मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है। तो हम आते हैं एथिक्स पे। तो देखो, पहली चीज़ तो सिलेबस वाइज नोट्स आपके पास अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी टॉपर का उठा लो, जैसे शुभम कुमार
जो सर थे AIR 2020, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकता है, या बहुत सारे टॉपर्स आए हैं जिनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, ठीक है, जो आप ले सकते हो, फाइन। नहीं अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट इट इज़ अप टू यू। एक तो नोट सिलेबस वाइज होना चाहिए, कीवर्ड्स जो है आपके सिलेबस में उसके हिसाब से। सेकेंडली जो है जो 15-20 वैल्यूज है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट, ड्यूटीफुलनेस, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, उस उन मतलब वो वैल्यूज हैं, काइंड ऑफ वैल्यूज हैं, तो उन पे आपके पास 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक टॉपर से सीखा, 2023 के वो टॉपर हैं, उन्होंने कैसे एग्जाम्पल्स जनरेट करना सिखाया मुझे। मैंने बोला ना 90 to 95 आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और रेडीमेड अगर करंट एग्जाम्पल्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, लेट अस सी कि एक अप्रोच उनसे मैंने सीखा, MMSCCI। M फॉर जो माइथोलॉजी है, ठीक है, M फॉर फिर वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के बाद भी। S फॉर स्पोर्ट्स, मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ। C फॉर सिविल सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारे एग्जाम्पल्स। C फॉर CA करंट अफेयर्स, एंड I फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ, जब आप इस अप्रोच के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दोगे कि MMSCCI मतलब मनमोहन सिंह, और CCI हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप किसी भी वैल्यू को, जैसे सपोज एक वैल्यू है ब्यूटीफुलनेस, अगर आप माइथोलॉजी या रिलीजन कह लो, माइथोलॉजी ना कहो, रिलीजन कह लो, तो ब्यूटीफुलनेस में आप लॉर्ड हनुमान का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से रियलिज्म में आप कृष्णा का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, अश्वत्थामा की जो डेथ की खबर एक तरह से उड़ाई गई थी, जो कृष्ण भगवान को पता था, लेकिन वो रियलिस्ट थे, उनका अप्रोच रियलिस्ट था, उनको हराना था, धर्म की जीत उनको चाहिए थी, ठीक है। देन इंटेग्रिटी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बेटर कौन हो सकते हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम आएंगे, मैं अभी माइथोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में हम आएंगे तो वी हैव एग्जाम्पल, जैसे इंटेग्रिटी में महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, या कुछ यूनिक नया दिख जाए तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। हम महात्मा गांधी के एग्जाम्पल्स बहुत जगह यूज़ करते हैं, बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि यूपीएससी एग्जाम में ना हीरो बनने से बेटर है कि कन्वेंशनल अप्रोच अपनाओ। अगर आपके पास हीरोइक कंटेंट नहीं है तो आप कन्वेंशनल ही रहो। अगर गांधी के एग्जाम्पल्स आप बहुत जगह यूज़ कर पा रहे हो तो उसमें कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट आपके पास अगर यूनिक कंटेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में इंटेग्रिटी के रिगार्डिंग, तब ही आप उसको यूज़ करो, वरना महात्मा गांधी बहुत अच्छे से चल सकते हैं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। देन वी कैन यूज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में हमारे पास जालियांवाला बाग इंसिडेंट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेवरी में हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, बहुत सारे लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में महात्मा गांधी से बेटर एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, कि वो जो हंगर स्ट्राइक, बहुत सारे वेज जो था उनका, सत्याग्रह का जो वे था, उसके थ्रू वो लगातार प्रेशर बना रहे थे, एंड ब्रिटिश जो है जो गवर्नमेंट थी इंडिया में या ब्रिटेन में थी, उन पे प्रेशर बना रहे थे, ठीक है, विदाउट यूजिंग वायलेंस, ठीक है। देन स्पोर्ट्स में अगर आप जाओ तो इंटेग्रिटी में मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ, जैसे एडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंदुलकर, अगर उनको लगता था कि वो उन्होंने बॉल टच कर दिया तो आउट होकर मतलब चले जाते थे। मैं अभी बस क्रिकेट की बात करूँगा, यू नो कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का इंथुजियास्ट हूँ। देन EI में, इमोशनल इंटेलिजेंस में, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल। डिटर्मिनेशन में आप बहुत सारे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। अभी जो एक पैरा एथलीट हैं 18 ईयर्स की, उन्होंने मतलब कि भारत को, मतलब भारत का कितना साख बढ़ाया है, ठीक है। फिर आप हमारे जो बहुत बड़े एथलीट हैं, नीरज, ये आई हैव फॉरगॉटन द नेम, दिस इज ब्लंडर, आई कैन नॉट फॉरगेट हिज नेम, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, होता है वैसे, होता है, नीरज चोपड़ा, यस तो नीरज चोपड़ा का भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि भारत में कोई ऐसा सॉरी
कोई ऐसा जैवलिन थ्रोअर नहीं रहा इस लेवल का, बट उनका जो डिटर्मिनेशन था कि गोल्ड जीतना है, तो एग्जाम्पल में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिविल सर्विस, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। जब अ, हम ना एक मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप लेंगे, और जो 15 पॉजिटिव सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो उनके एग्जाम्पल एक सेपरेट मैप में, और जो 10-12 जिन्होंने अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो ये अच्छा नेगेटिव एग्जाम्पल्स मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं बताऊंगा आगे। इसका रीजन क्या है कि पॉजिटिव एग्जाम्पल्स तो दो ही, उसके साथ साथ नेगेटिव एग्जाम्पल्स की भी लिस्ट प्रिपेयर कर लो एक पार्टिकुलर वैल्यू से। ठीक है, तो जैसे मैं उसका रीजन दूंगा आगे, और 10-15 जो पॉजिटिव हैं वो यूज कर लो, और जो पुराने हैं ना, जैसे टीएन सेशन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लगातार यूज करते हैं, अगर पॉसिबल हो कुछ करंट में आया हो तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके लिए प्रॉपर लिस्ट दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा टाइम लगाओ। ओके, देन वी हैव 10 निगेटिव एग्जाम्पल्स भी मैप पे बनाओ। मैप पे क्या होता है ना, रिवीजन करना इजियर होता है, आपको याद रहता है कि किस प्लेस से कौन इंडिविजुअल आए, और 10-12 ही है, बहुत तो नहीं है, 100-150 नहीं है जो आपको याद करना है। ठीक है, सिविल सर्विस के अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इस पे मैं मुझे बोलना नहीं है, और इस पे आपको इस पे भी प्रॉपर लिस्ट मैं दे दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब आंसर राइटिंग करो, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन आए, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकते हो एथिक्स में और एसए में। देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, ये रहा। इंटरनेशनल रिलेशन में आपके पास लीडरशिप में जस्ट सोचो कि एक वैल्यू है, लीडरशिप में हम दे सकते हैं, जेलेंस्की का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। खरा रहा ना, ऑब्वियसली बहुत प्रेशर थे, बहुत सारे उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगते हैं। आपको पता होगा शेख हसीना, या नेपाल में जो रिसेंटली हुआ था, तो उसके जो बड़े लीडर्स थे वो भाग गए। ठीक है, भले ही उनके जान को खतरा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लीडरशिप का क्या होता है कि खड़ा रहना, वो नहीं कर पाए। तो हम करंट इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। फिर कॉपरेशन में, जिस तरह से अभी हमने श्रीलंका की मदद की, ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु, या और भी एग्जाम्पल्स जो आप दे सकते हो। इंडिया ने वैक्सीन जो मैत्री वाला जो इनिशिएटिव लिया था, ऑपरेशन दोस्त टर्की, और हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं टर्की से, फिर भी हमने उनके कंट्री में जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत बेटर वे में हमने हेल्प करी थी उनकी, बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से हम एग्जाम्पल्स इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पल्स आपको निकालने हैं, रीजन मैं बताऊंगा। एथिक्स में क्या होता है ना कि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कोई भी चीज पूरा अच्छा या पूरा खराब नहीं होता है, ग्रे एरिया भी उसका होता है। तो अगर कोई ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चन आया तो उसमें 2-3 आपके पास पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं, और हमें क्या करना है, उसकी खराबियां भी दिखानी है, तो उसमें नेगेटिव एग्जाम्पल्स का होना इंपॉर्टेंट है। हम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स तो खोज लेते हैं, बट नेगेटिव जब हमारे पास नहीं होता है तो फिर हम आंसर्स अच्छे वाले, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के साथ अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं। और अगर आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं ना, सत्यम सर ने आप लोगों को सिखाया भी होगा कि एग्जाम्पल्स से ना हम आर्ग्यूमेंट भी जनरेट कर लेते हैं। मतलब कि ये एक बहुत नायाब तरीका है कि एक तो होता है आर्ग्यूमेंट से हमने एग्जाम्पल जनरेट किया, एक होता है एग्जाम्पल हमें याद है तो उससे हम अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स भी जनरेट कर लेते हैं। तो इस बेसिस पे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम डील कर सकते हैं कि हमारे पास अगर अच्छे रीच एग्जाम्पल्स रहे नेगेटिव वाले, तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को आज ये होमवर्क देना चाहता हूँ, कोई आंसर राइटिंग आज नहीं होगी। ये जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं 20, जितना भी आप करना चाहो इट इज अप टू यू। इसमें कोई ऐड भी करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, मैंने ये थोड़ा जल्दी में बनाया है, बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी। अब देखो ट्रांसपेरेंसी में नेगेटिव एग्जांपल्स मैं दिखाऊं 2-3, जैसे कि कॉलोजियम सिस्टम है, हम कह सकते हैं ना कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है इंडिया में जो जजेस की बहाली होती है। ठीक है, देन वी हैव चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, ट्रांसपेरेंसी है उसमें। मैं नेगेटिव एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव एग्जांपल्स तो हमारे पास भरे पड़े हैं, आरटीआई, सिटीजन्स चार्टर, बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव नहीं हमारे पास होता है। और इसके लिए हमें एनालिटिकल एबिलिटी इससे डेवलप होती है कि आप सोचो कि कैसे नेगेटिव एग्जांपल्स में ट्रांसपेरेंसी में सोच सकता हूँ। ठीक है, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पैथी, कंपैशन, ठीक है, सिंपैथी, ऐसे कीवर्ड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, हर एक के 2 पॉजिटिव एग्जांपल्स और हर एक के 2 नेगेटिव एग्जांपल्स आपको, ये हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो कि 5 to 9 PM आपको इसमें जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक है, उस पर क्लिक करके उस ग्रुप पे पहुंच सकते हो, उस पर आपको ये भेजना है। और
इमेज फॉर्मेट में भेजना या PDF भी बनानी है तो चलेगा, ठीक है। आज ये आपका होमवर्क है और आप ये करोगे, हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, बट एक तरह से मैं चाहता हूँ कि कंटेंट भी प्रिपेयर हो, आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी बेटर करो, एंड देन हम आंसर राइटिंग पे आएंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए एथिक्स के लिए पूरा इंफॉर्मेशन। हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पे, जो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन नहीं करनी है, बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा। सबसे पहले हमारी जो इसरो है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया, अभी तक का जितना भी हमने लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसमें हैवीएस्ट मतलब कि वेट 6100 kg के आसपास है, मतलब कि हैवीएस्ट है। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसको बनाया है यूएस की एक कंपनी ने, AST स्पेस मोबाइल USA। मतलब कि यूएसए की सैटेलाइट है और इसको इसरो लॉन्च कर रही है, समझ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है ना, हम इतना अब डेवलप हो गए हैं कि हम यूएसए के बने हुए सैटेलाइट को, जो कि हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो हमारी धरती से आज तक लॉन्च हुई है, उसे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसका बीड़ा उठा रहे हैं, हमने लॉन्च किया। अब आप लोग 2-3 रीजंस बता दो कि क्यों यूएसए चाहेगा इंडिया से, एक रीजन ही प्रोमिनेंटली बता दो कि यूएसए क्यों चाहेगा अपनी सैटेलाइट जो है इंडिया के इसरो के थ्रू लॉन्च करवाना। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च इट्स लार्जेस्ट एवर कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर यूएस कस्टमर, हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट, ठीक है। और ये इसरो का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च है फॉर यूएस क्लाइंट। अब समझ गए बेसिक चीजें। इसको प्लेस किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। काम इसका क्या होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्मार्टफोन्स के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मेनली पर्पस तो यही होता है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी चीजें, फोन कम्युनिकेशन कैसे बेटर हो, ठीक है। एंड लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया है, फाइन। एंड जो रॉकेट यूज किया गया ना वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, इंडिया का ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और इंडियाज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ऑल्सो कॉल्ड। इसका हैवी लिफ्ट ये करता है ना, बहुत वजन वाले सैटेलाइट्स को भेजता है, तो इसको बाहुबली भी नाम दिया गया है, ठीक है। श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया, डिजाइन फॉर हैवी पेलोड्स। जो ये रॉकेट है इसको हैवी पेलोड्स मतलब भारी भरकम जो पेलोड्स है, चाहे सैटेलाइट हो या और भी चीजें जो भेजी जाती है, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भी इसको यूज किया जाएगा, ठीक है, LVM-3। एंड ये जो लॉन्च हुआ है ना, अचीव्ड हाई प्रिसीजन ऑर्बिटल इंजेक्शन। देखो जिस सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में लॉन्च की जानी थी, तो उसके अराउंड ही हमने प्लेस किया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रिसीजन, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है जिस ऑर्बिट में अभी लॉन्च इसको प्लेस किया गया है। तो ये बहुत छोटी ही डिस्टेंस है मतलब स्पेस के हिसाब से। तो एक और यूनिक चीज है कि हाई प्रिसीजन ऑर्बिटल इंजेक्शन हमने किया, जहां पे हमें प्लेस करना था उससे 2 किलोमीटर के आसपास ही हमने प्लेस किया है, ठीक है, सैटेलाइट को। और इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्चेस बढ़ती है, समझ गए। इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं। देखो इसरो ने अमेरिकन एक कंपनी के सबसे हैवी सैटेलाइट को, जो इंडियन सॉइल से लॉन्च हुआ है, उसे लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका वेट 6100 kg से ज़्यादा है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू स्मार्टफोन्स, ठीक है। और एक और चीज़, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया, और जो प्रिसीजन है ना ऑर्बिटल इंजेक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिसीजन है, मतलब कि 2 किलोमीटर के आसपास जो है, मैंने इसको डिस्क्राइब कर ही दिया है, फाइन। और मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है कि क्यों अमेरिकन कंपनी आएगी खुद का सैटेलाइट इंडिया के इसरो से लॉन्च करवाना चाहेगी। चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया है, ये PIB से मैंने लिया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया, उसमें एक डेवलपमेंट है। आज बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे ना जिसपे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया मुझे नहीं दिख रहा था, कुछ यूनिक नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डायरेक्टेड स्टेट्स टू बैन ऑल न्यू माइनिंग लीजेज अक्रॉस द इंटायर अरावली रीजन फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। सो अरावली की जो एक्सटेंट है दिल्ली से गुजरात तक है, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसमें एक नया चीज आया है कि लगातार जो सरकार के ऊपर दबाव था, जो मूवमेंट हो रहा था अरावली बचाओ, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी वो आपको दिख रही होंगी। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब कोई भी नया माइनिंग लीज, कोई भी न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, ठीक है, पूरे अरावली रेंज के लिए।
आपको पता है 100 मीटर हाइट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, बस ये यूनिक नया लगा मुझे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हॉल्ट इलीगल एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग एंड प्रोटेक्ट द अरावलीज एज अ कॉन्टिन्यूस जियोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पता है। द सेंटर हैज टास्क्ड जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिसर्च एंड एजुकेशन जो ये बॉडी है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी इसको ना साइंटिफिक वे में काम दिया गया है कि आपको मतलब एनालाइज करना और बताना है कि माइनिंग के लिए लीज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो अभी तो ये बैन ही लग गया है, मतलब कंप्लीट बैन लग गया है, लेकिन आगे के लिए इसके साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाएगा, साइंटिफिक असेसमेंट को यूज़ किया जाएगा। एग्जिस्टिंग माइंस में ऑपरेट ओनली अंडर स्ट्रिक्ट, और जो ऑलरेडी माइनिंग की प्रपोजल जो है स्टार्ट हो गई, मैं प्रपोजल कह रहा हूँ, माइनिंग स्टार्ट हो गई, उनके लिए क्या है कि स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिया है उसके बेसिस पे उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, यही है। द मूव एम्स टू एक्सपेंड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ अरावली इकोसिस्टम। ये जो मूव है हमारे मिनिस्ट्री का, तो ये उसका पर्पस आपको पता ही, अरावली को बचाना है, की फॉर बायो, जो कि की है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, आपको पता ही है। इसमें कुछ नया यूनिक ज़्यादा नहीं था, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। सिंपल समझो कि जो न्यू माइनिंग लीजेज है ना, उस पर अभी बैन लगा दिया है हमारी मिनिस्ट्री ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कंपैरिजन किया गया है कि कैसे साउथ कोरिया चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत के साथ साथ ही शुरू हुई थी ऑलमोस्ट, बट वो बहुत आगे निकल गए। तो इसको हम एक तरह से समझेंगे, इसके पीछे के रीजन। सो कंटेक्स्ट क्या है? डिस्पाइट स्टार्टिंग एट लेवल्स कंपेरेबल टू चाइना एंड साउथ कोरिया, इंडिया फेल्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? GS3 जॉब्स अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको समझिएगा और पॉइंट्स अच्छे लगे तो लिख भी सकते हो कि रीजन्स की हम पिछड़ क्यों गए, ये 5 पॉइंट्स। सो लेट अस सी। इंडिया फेल्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, ग्रोथ शिफ्टेड टुवर्ड्स, ग्रोथ तो हुई पर सर्विसेज की तरफ हो गई, एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम आपको पता है सर्विस सेक्टर में वन ऑफ द ग्लोबल लीडर हैं एक्सपोर्ट करने में। while manufacturing neither expanded nor upgraded technologically, leading to stalled structural transformation। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो एक्सपेंड नहीं कर पाई। ठीक है ना, तो मतलब कि आपको बस सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में दिखा भारत का ग्रोथ। ठीक है, कहा भी जाता है जॉबलेस ग्रोथ। फाइन। आप लोगों से क्वेश्चन है कि रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भारत जो है सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट करने में रैंक क्या है उसका दुनिया में, ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। एक तो पूछा है रीजन की यूएस क्यों आया, जो यूएस की कंपनी है वो क्यों आई इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है कि रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे जो हुई थी इस साल, उसमें भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या रैंक है। सो रीजन्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन, मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी रिमेन नियरली कांस्टेंट रहा, लेकिन चाइना और साउथ कोरिया में वो बढ़ता गया। एंड जो ग्रोथ हुई ना भारत की, हुई ग्रोथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर गया, विच एब्जॉर्ब लेबर बट डिलीवर्ड लिमिटेड प्रोडक्टिविटी गेन्स। अब लिमिटेड प्रोडक्टिविटी गेन्स का सिंपल मतलब है कि एक फैक्ट्री जो है ना अडॉप्ट करता है बेटर मशीन्स, और क्या होता है फिर जो ईच वर्कर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, मान के चलो डबल, एक अच्छा मशीन लाया और जो पहले जितना समय में वो प्रोड्यूस करता था एक प्रोडक्ट, अच्छे मशीन्स होने की वजह से क्या हुआ, वो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगा थ्रू दी हेल्प ऑफ मशीन। अब देखो इस वजह से वेजेस को बढ़ा दिया गया, लेकिन जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना उस प्रोडक्ट की वो भी बरकरार रही। तो प्रोडक्टिविटी गेन का ये मतलब होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमने सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ की बट प्रोडक्टिविटी गेन नहीं हुई, लिमिटेड रही। ठीक है, पब्लिक सेक्टर वेजेस, अरविंद सुब्रमण्यम जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि हाई गवर्नमेंट सैलरीज रेज्ड इकोनॉमिक वेजेस। गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी PSUs वगैरह, वहाँ पे आपको सैलरीज हाई दिखती हैं, अभी भी आज भी दिखती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाई गवर्नमेंट सैलरीज रेज्ड इकोनॉमी वाइड रेजेस, इससे और भी सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, ड्रॉइंग लेबर अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सस्ते लेबर आपको नहीं मिले। दिस इंक्रीज कॉस्ट, इससे क्या हुआ, इंक्रीज मतलब लेबर के वेजेस बढ़े तो कॉस्ट बढ़ गया, एंड रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, ये भी है। देन द थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी इंड्यूस्ड डज डिजीज। डज डिजीज पहले समझा देता हूँ कि पॉलिसीज ऐसे थे कि डज डिजीज जो है उस फेनोमेनन से सिमिलर थे।
अब मैं बता देता हूँ क्या होता है डच डिजीज का मतलब। एक इकोनॉमिक टर्म है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। सिंपल समझो कि एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्स जो है, एक पार्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स जो है वो मिल जाता है उस इकोनॉमी में। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लो, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, फार्मिंग सेक्टर भी है और सर्विस सेक्टर भी है। मान लेता हूँ एकदम से पता चला कि सऊदी अरेबिया में ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऑयल का बहुत ज़्यादा रिजर्व है। देन बहुत सारी कंपनीज बाहर की आई, उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया और ऑयल सऊदी अरेबिया ना एक्सपोर्ट करने लगा। अब पूरी दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करने लगा, उसके पास फॉरेन करेंसी जो हाई वैल्यूड करेंसी है जैसे डॉलर वॉलर बहुत आ गए। अब क्या हुआ, सऊदी अरेबिया का जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू जो है बढ़ गई, मतलब वो स्ट्रेंथन हो गई, अप्रिसिएट कर गई। तो देश का जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, उसकी वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो आप प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब बेच रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो आप अक्रॉस द ग्लोब पहले बेच रहे थे, आपकी जो करेंसी है बहुत अप्रिसिएट कर गई क्योंकि आप ऑयल बेच रहे हो, और उसकी वजह से आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट गई। तो पहले जो आपसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पैसे ये प्रोडक्ट खरीदते थे या फार्मिंग सेक्टर से आपके प्रोडक्ट खरीदते थे, अब क्या होगा, वो चले जाएंगे दूसरी कंपनीज के पास, ऑल्टरनेटिव सॉरी दूसरे कंट्रीज की तरफ देखेंगे जहां पे उनको सस्ता मिलता है। आपकी करेंसी अप्रिसिएट कर गई, समझ रहे हो। रीजन बीइंग ऑयल हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, मतलब सऊदी अरबिया ऑयल बहुत प्रोड्यूस करने लगे। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, फार्मिंग सेक्टर पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या होगा कि उस सेक्टर का ग्रोथ जो है वो स्टॉल्ड हो जाएगा। तो हमें वही दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा है, बाकी सेक्टर जो है वो स्टॉल्ड हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ कॉम्पिटिटिवनेस तो हमने बढ़ा ली, बट तो वही इस चीज़ में, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पॉलिसी इंड्यूस्ड डच डिजीज, ऐसे पॉलिसीज आए ना जिससे डच डिजीज आ गए जैसा फेनोमेनन हो गया। हायर वेजेज रेज्ड डोमेस्टिक प्राइसेस कॉजिंग रियल एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन, ये देखो। फाइन, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स वीकेंड, मैन्युफैक्चर का जो एक्सपोर्ट है ऑब्वियसली वो डच डिजीज का एग्जांपल दिया, एंड इंपोर्ट्स बिकेम चीपर हर्टिंग डोमेस्टिक करेंसी या डोमेस्टिक सॉरी इंडस्ट्री। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग, अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग भी नहीं हुआ, हम यहाँ भी पिछड़ गए। मैन्युफैक्चरिंग फेल टू रिस्पॉन्ड टू कॉस्ट प्रेशर्स थ्रू प्रोडक्टिविटी इनहेंसिंग इनोवेशंस। ठीक है, एंड ग्रोथ रिलाइड ऑन चीप लेबर नॉट टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली हमारी जो ग्रोथ हो रही थी चीप लेबर पे निर्भर कर रही थी, रैदर टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन होना था जैसे साउथ कोरिया चाइना का हुआ वो नहीं हो पाया। ठीक है, देन अनइक्वल ग्रोथ आउटकम, सो सर्विसेज ग्रीव रैपिडली बट बेनिफिट्स रिमेड कंसंट्रेटेड। अब देखो जो ग्रोथ हो रहा था जैसे सर्विस सेक्टर में, तो कुछ पॉकेट्स में ही वो पैसे गए। ठीक है, वो इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग फेल टू जनरेट मास एम्प्लॉयमेंट, वेज ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। सो इस पूरे आर्टिकल में हमें दिखता है कि क्यों भारत जो है, जो साउथ मतलब एशियन जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज है जो जिनके साथ भारत ने साथ में ही शुरुआत करी थी, दे मूव्ड अहेड, उनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई खास करके मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उनके एम्प्लॉयमेंट है वो भी रेज हुआ, बट वो भारत में नहीं हो पाया। उसके पीछे का ये 4-5 रीजंस हैं, इसको आप यूपीएससी मेंस के आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, एज अ पॉइंट। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, सोसाइटी से पॉलिटी से इसको जोड़कर देख सकते हैं। डॉरी बहुत बड़ा इशू है, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बट हम देखते भी आ रहे हैं कि हमारे आसपास ये परसिस्टेंट है। ठीक है, डिस्पाइट की लॉ आ चुका है 1961 में भी, फिर भी प्रोहिबिशन इसका नहीं हो पाया। देखते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है, गाइडलाइंस भी जारी किए, डायरेक्शंस भी जारी किए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ जजमेंट इन अ डॉरी रिलेटेड डेथ केस and used it to make wide-ranging observation on persistence of dowry in Indian society, despite its legal prohibition. ठीक है, the court addressed dowry as a systematic social problem rather than an isolated criminal act. देखो डॉरी को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है कि एक सिस्टमैटिक सोशल प्रॉब्लम है, पूरी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ना कि एक बस एक क्रिमिनल एक्ट है जिसमें एक इंसान को मार दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो चाहता है पूरी सोसाइटी की ही एटीट्यूड चेंज हो, तभी ये जो लॉ होगा वो इफेक्टिव हो पाएगा, एल्स कोई फायदा नहीं है इसका। तो समरी हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट टर्म डॉरी एज अ क्रॉस कल्चरल सोशल एविल, ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। क्रॉस कल्चरल सोशल एविल का क्या मतलब होगा कि एक रीजन में ही बेस्ट नहीं है। आप इंडिया में जहां भी जाओगे, इट माइट बी मतलब कि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स,
वेस्टर्न इंडिया, हर जगह ये डॉरी सिस्टम दिखता है और हर रिलीजन के अंदर आपको ये दिखता है, बस एक रिलीजन तक स्पेसिफिक नहीं है। तो क्रॉस कल्चरल सोशल एविल है डॉरी, ठीक है। कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स एंड रीजन्स एंड हेल्ड इट टू बी इनकम्पैटिबल, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लूं, इनकम्पैटिबल विथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं है, कैसे नहीं है, हम इसको बात करेंगे कि विमेन के ऊपर क्या या गर्ल्स के ऊपर क्या इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है उनके लाइफ पर। वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, पार्टिकुलरली आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, ठीक है। इट ऑब्जर्व दैट द डॉरी कंटिन्यूज डिस्पाइट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आने के बावजूद ये अभी भी चल रहा है, एज इट इज ऑफन मार्क्ड एज गिफ्ट्स। और इसने अलग अलग फॉर्म्स ले लिए हैं कि गिफ्ट दिया जा रहा है, मतलब लड़की वालों की तरफ से लड़के को, और सोशल कस्टम ऐसा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्फोर्समेंट जो है वीकेंड हो गया है। द कोर्ट ट्रेस्ट द प्रैक्टिस टू पेट्रियार्की, कोर्ट ने इसको पेट्रियार्की से जोड़ के देखा है, ठीक है। कास्ट हेरार्कीज इससे भी जोड़ा है, मतलब ये रीजंस कह सकते हो कि क्यों ये प्रैक्टिस हो रही है। तो पेट्रियार्की है मतलब मौजूद, कास्ट हेरार्कीज इस तरीके से हैं, किनशिप नॉर्म्स जो है उसकी वजह से, एंड स्टेटस कंपटीशन ये भी बहुत बड़ा है। हम मतलब मेरे घर के आसपास लोगों से मैंने सुना है कि उसके बच्चे को इतना तिलक दिया या दहेज दिया है, तो ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि के तौर पे लोग देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है। सो वेयर मैरिज बिकम्स अ मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी एट द एक्सपेंस ऑफ वुमेन्स राइट्स, ठीक है। सो मैरिज जो है वो एक सोशल मोबिलिटी, मतलब कि क्या कहूँ, सो समझ लो, आगे बढ़ते हैं। डॉरी वाज अ डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम दैट रिड्यूसेस, हाँ यहाँ कैसे इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है कि रिड्यूसेस वुमेन टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन। आप इनको घर ला रहे हो, आप मोबिलिटी की तो बात कर रहे हो, पर उनसे पैसे छीन के, मतलब पैसे के साथ आइए आप, ठीक है। डिपनिंग देयर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड सब ऑर्डिनेशन विद इन मैरिज, ये सारी चीज़ें कैसे वुमेन को वीक बनाता है इंडियन सोसाइटी में, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक तो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन बन गई, उनकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई, पैसे है तभी उनको स्टेटस मिलेगा, उनकी शादी होगी, नहीं तो वरना मुश्किल है। एंड सब ऑर्डिनेशन, मतलब एक तरह से आपको वस्तु की तरह देखा जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो आपका रोल भी जो है ना छोटा कर दिया गया। द जजमेंट नोटेड दैट इवन कम्युनिटीज विद प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस सच एज मेहर have been these undermined or replaced by dowry। जो तो कुछ कम्युनिटीज में जैसे कि मुस्लिम्स में ये देखा जाता है कि प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस मेहर जैसे हैं, बट फिर भी जो है ऐसे जो डॉरी है उसको अंडरमाइन करता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस जो है ना डॉरी के रूप में रिप्लेस हो चुका है, फर्दर हार्मिंग वुमेन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब डायरेक्शंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे देखा है, दिया है, सॉरी, सेंटर एंड स्टेट्स टू कंसीडर करिकुलम रिफॉर्म्स, मतलब पढ़ाई में, सो बचपन मतलब एजुकेशनल लेवल पे बोलते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है सोशल एटीट्यूड या सोशल एविल्स को डील करने में। तो करिकुलम मतलब पढ़ाई में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको इनकलकेट करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। देन इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का इमीडिएट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एंड पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ देयर डिटेल्स, और पब्लिक डिस्क्लोजर भी होना चाहिए कि मतलब कि जो ये ऑफिसर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। रेगुलर ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, ये सेंसिटिव रहे डॉरी वाले केसेस को लेकर, ठीक है, चाहे पुलिस हो या जुडिशियल ऑफिसर्स हो, तो हमें ये भी इस तरीके से करना चाहिए हमारे सरकार को। एंड हाई कोर्ट्स टू मॉनिटर पेंडेंसी एंड इंश्योर जो एक्सपीडिटियस डिस्पोजल हो, मतलब ऐसे केसेस को जल्दी से हाई कोर्ट देखे, उस पर सुनवाई करे, ठीक है, और सजा दे, तो सजा देगी तो उससे मैसेज जाता है ना। तो एक तरफ एटीट्यूडनल चेंज के लिए करिकुलम को भी बोला है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी एक्टिवली बोला है कि इस पर जल्दी से आप कार्रवाई करो, और सेंसिटाइजेशन की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे 4-5 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दी, ठीक है। चलते हैं आगे। देन वी हैव डिस्पाइट ट्रम्प्स टैरिफ्स, देखो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं लगा, बट मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इतना सारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाने के बावजूद यूएस जो है ग्रो कर रहा है। जैसे हमारे ऊपर टैरिफ लगा तो हम भी ग्रो किए, 8.2% जो हमारे लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ रहा, तो वही चीज़ यूएस में भी दिख रहा है।
उसके पीछे का रीजन समझाने की कोशिश करते हैं। डेटा में इतना नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्पाइट टेरिफ्स एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, द यूएस इकोनॉमी ग्रू एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन 2 years इन जुलाई सितंबर क्वार्टर। ठीक है, लास्ट 2 सालों में सबसे ज्यादा ग्रो करी है जब से ट्रंप आए हैं। तो वाई डिड यूएस जीडीपी ग्रो, मतलब ट्रंप के आने के पहले की भी बात है, मतलब उनको इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले पीपल सेंट मोर, मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ना बढ़ गया, खास ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जो पीपल जो है ना वो खर्च ज्यादा करने लगे, जो इसकी वजह से ग्रोथ हुआ। जैसे भारत में होता है ना पीपल लेड ग्रोथ होता है, मतलब कंज्यूमर बेस्ड ग्रोथ। तो वही सिमिलैरिटी थोड़ी दिख रही है। और हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा उन्होंने खर्च किया। इम्पोर्ट्स जो है ना, कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस ट्रंप ने लगाए हैं तो वो गिर गया और एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो वो भी एक रीजन है ग्रो करने का। इम्पोर्ट्स फेल, एक्सपोर्ट्स रोज। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स रीबाउंडेड। फेलिंग इंपोर्ट्स बूस्टेड जीडीपी मैथमेटिकली। तीसरा है हाइयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी स्पेंड ज्यादा कर रही है। ठीक है, डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज एडिंग टू ग्रोथ। ठीक है, गवर्नमेंट भी पैसे ज्यादा खर्च कर रही है, लोगों के पास पैसे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देन वी हैव टैरिफ इम्पैक्ट डिलेड। तो फुल निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स हैव नॉट येट हिट प्राइसेस एंड डिमांड। तो जो टैरिफ्स लगाए ना अभी उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा यूएसए में। एंड द फिफ्थ वन इज पॉलिसी सपोर्ट, टैक्स कट किया गया सरकार की तरफ से। एंड इंटरेस्ट रेट जो है ना उसका भी एक तरह से सपोर्ट किया गया कम करके ओवर द टाइम। तो ये 4-5 रीजन्स हैं। तो पीपल का स्पेंडिंग हम अपने लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, इंपोर्ट वाला ये 2-3 पॉइंट्स हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बट आप समझ सकते हो कि कैसे यूएस ग्रो कर रहा है डिस्पाइट कि उसने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका ही एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर आप समझ सकते हो कि यूएस के फेवर में जा रहा है। फाइन, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम। फाइन, और एथिक्स का होमवर्क कीजिए, कल भी आपको कुछ यूनिक दूंगा होमवर्क में, एंड उसको करके आइएगा एंड हमारे डेडिकेटेड ग्रुप पे आपको सबमिट करना है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप भी कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। और अच्छे अच्छे अगर कमेंट्स लिख सकते हो तो वो भी लिख दीजिए। एंड क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसके आंसर भी कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।